आज देखा जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तमाम मीडिया को आपने आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं मेनका शर्मा जी आपसे ही जानना चाहूंगा, आज तमाम मीडिया को आपने आमंत्रित किया है, किन मुद्दों को लेके आपने मीडिया को आमंत्रित किया है? नमस्कार, मैं मेनका शर्मा, मैं राष्ट्रीय दल पार्टी की प्रधान महासचिव हूँ। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य कारण ये है कि मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय दल पार्टी है, वह काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और हमारी जो हम इसलिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी जनता है, उनको जो मूलभूत सुविधाएँ जो सरकार से नहीं मिली हैं, वो मिले। जो बेरोज़गारी आज पूरे देश में फैली हुई है, कैसे उसका निपटारा किया जाए। इसी के साथ जो भ्रष्टाचार, छोटे लेवल पे जो भ्रष्टाचार, मिड लेवल पे जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, जो सरकार के किसी भी अधिकारी की नज़र में नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार कैसे न कैसे करके हमारे देश से खत्म हो, ताकि जो आज गरीब है, उसको उसका हक मिले। और इसी वजह से हम पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब हम अन्य क्षेत्रों में जाके भी काम करेंगे। हमारा जो संगठन है, वो दिन-प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और अब हम दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से भी काम कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है और हम जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनके लिए कहीं न कहीं हम लड़ाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो जनता है, उनको उचित शिक्षा और उचित चिकित्सा की जो सुविधा है, वो प्राप्त हो। अरे मेनका जी, देखे जाए इस देश के अंदर 85% की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं एक शोषित पीड़ित वंचित समाज से बिलोंग करती है। क्या अपनी पार्टी में उनके लिए भी कुछ स्थान है? बिल्कुल, हमारी पार्टी में हर वर्ग के व्यक्ति का वेलकम है। हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय जो भी व्यक्ति है, सबका वेलकम है और हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर काम करें जनता के लिए। जो एक सरकार जो 10 साल पहले भी थी, उसने भी नहीं किया था, जो 10 साल से है, उसने भी ऐसा कुछ खास करके नहीं दिखाया है। तो यही कारण है कि आज हमने ये संगठन बनाया है और हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर काम करे। देखा जाए खुद आप एक युवा है, लेकिन देश के अंदर इस समय जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। अगर वो रोजगार की बात करते हैं तो उनको लाठी डंडा मिलता है या पकोड़े तलने की बात की जाती है। तो क्या राष्ट्रीय सदल पार्टी के पास उनके लिए भी कुछ है? देखिए, हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट विंग्स बनाए हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे चिकित्सा के हों, एम्प्लॉयमेंट के हों, और हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, कल को अगर हम सत्ता में आते हैं या हमारा संगठन और बड़ा मजबूत होता है, तो हम रोजगार के लिए जो आवाज हम उठा रहे हैं कि रोजगार मिलना तो हर एक व्यक्ति का राइट बनता है। देखिए, आज सरकार बेशक फ्री में राशन बांट रही है, लेकिन फ्री में आप कब तक बांटेंगे? फ्री कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप रोजगार दें, जनगणना करें कि हर घर में कितने लोग रहते हैं और कितनों के पास रोजगार है कि नहीं है। प्रत्येक घर से एटलीस्ट 2 से 3 लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। तो फ्री में राशन बाँटने का जो ये प्रोसेस इन्होंने चलाया है, ये खत्म ही हो जाएगा। हर व्यक्ति कमाएगा और हर व्यक्ति अपने अनुसार खर्च कर सकेगा और खा सकेगा। राष्ट्रीय सदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी हमारे बीच हैं और देखा जाए आप कहीं ना कहीं पार्टी को एक तरीके से सींचने का काम कर रहे हैं। तो पार्टी के विषय में सबसे पहले थोड़ा सा विस्तार हमारे दर्शकों के बीच में रखेंगे, क्या है पार्टी? देखो, ये पार्टी हमने करीब 4 वर्ष पहले ये कार्य में पार्टी ने मैं एक सामाजिक संगठन बोलूँगा, हमने शुरुआत करी थी। तो मुख्य हमारी विचारधारा यही है कि हमने जो पीड़ित लोगों को देखा, जैसे कि आप देखोगे लोगों को चिकित्सा वगैरह जैसे हमने गाज़ियाबाद में शुरू करी तो यहाँ पे प्रॉपर कोरोना के टाइम पे वेंटिलेटर्स वगैरह ये सब उपलब्ध ना होना और सही चिकित्सा ना मिलना, सरकारी अस्पताल से लेके प्राइवेट अस्पतालों तक की धज्जियाँ उड़ गई थी उस समय पे। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत ही हमारी बड़ी समस्या है देश में, चिकित्सा को लेके। तो उसके लिए कहीं न कहीं एक मैं बहुत चिंतित था शुरू से ही और इसके अलावा हमारे जो बेरोज़गारी है और शिक्षा है, अब कई विदेशों से अगर आप कंपेयर करोगे, मैं कई ऐसे देशों को जानता हूँ जो कि भारत के बाद आज़ाद हुए, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा विकसित है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। अगर वहाँ आप व्यवस्था देखोगे शिक्षा की, चिकित्सा की, तो वो हमसे बहुत बेहतर हैं कहीं न कहीं। तो आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों बाद भी आज़ादी के हम विकसित नहीं हो पाए और हमारी शिक्षा, चिकित्सा और हमारी बेरोज़गारी इस स्तर पर है। तो कहीं न कहीं मैं इसका मुख्य कारण राजनीति को मानता हूँ। हमारी जो राजनीति रही है वो विकास पे जो ध्यान दिया है, जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कारण से आज हम पीछे हैं। तो इसी सोच को लेके हमने एक पार्टी बनाई है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोगों को जागरूक करें इसके बारे में कि उचित शिक्षा और उचित चिकित्सा मिले लोगों को और हम सरकारों से यही एक प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं सरकारों से कि वो लोगों को, जनता को एक सही शिक्षा और सही चिकित्सा दें और बेरोज़गारी से मुक्त करें भारत। अंकित जी, देखा जाए 4000 से ज्यादा इस समय भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां तो केवल
फंड के लिए ही बनाई जाती हैं कि बाहर से इधर-उधर से पैसा इकट्ठा किया जाए। क्या राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी का भी कुछ ऐसा है या इससे अलग हट के? देखो फंड से तो मुझे नहीं पता कि शायद ये लोग हो सकता है कि ऐसा काम करते हो कि फंड के लिए ये लोग काम करते हो, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारी पार्टी के हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जनहित के कार्य करना। जनहित के कार्य के साथ हम देश का विकास, हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और हमारा देश भी कहीं पिछड़ा हुआ देश ना रहे। आज के समय हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, इतने वर्षों बाद भी, और वो हमारा एक उद्देश्य है। फंड की जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी तो चलती ही चंदे से, हम तो कहते हैं कि हम तो लोगों से 10-10 रुपए लेके अपनी पार्टी को चला रहे हैं। हमारी पार्टी कोई रईस पार्टी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा उद्योगपति या बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन व्यवसाय की पार्टी है। हमारी पार्टी एक साधारण सी पार्टी है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। तो इसमें हम लोग कार्य करते हैं, जितने भी लोग हैं समाज सेवी टाइप के लोग हैं, हमारे जितने भी कार्य करते हैं, मैं खुद अपनी पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, पैदल-पैदल घूमता हूँ, ऐसे हमारे लोग हैं। हमारे पार्षद प्रत्याशी हुए, वो जाके घर-घर लोगों से मीटिंग करते हैं, पैदल मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता होती है। आप में एक सामाजिक एक संकल्प होना चाहिए कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उतना ही शायद मेरे विचार से पर्याप्त है। फंड की तो शायद आपको इतनी आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, भविष्य क्या है देखा जाए राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी के जो भविष्य की बात की जाए, वर्तमान की क्या योजनाएँ हैं? किस तरीके से पार्टी को जो है हम एक ऐसे पटल पे ले जाके खड़ा कर सकते हैं जिससे कि एक पहचान बने, एक नाम मिले? देखिए, भविष्य की अगर आज की मैं बात करूँ तो आज हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और हमारा उत्तराखंड, दिल्ली, सभी जगह से हम लोग मजबूती से बढ़ रहे हैं और ज़िले-ज़िलों में हमारे लोग हैं। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वहाँ बच्चा-बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी हमेशा उनके लिए खड़ी रहती है। तो भाजपा के बाद दूसरी पार्टी इस समय कहूँ तो राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी कहना कुछ ज़िलों में गलत भी नहीं होगा। तो भविष्य की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आने वाला समय है, क्योंकि जो पुरानी पार्टियाँ हैं वो कहीं न कहीं वो पुरानी पार्टियाँ फ़ेल हो चुकी हैं। जितनी भी आप पुरानी जो पार्टियाँ हैं आज के टाइम में वो चाहते हैं, जनता खुद चाहती है कि कोई ऐसी नई पार्टियाँ हैं कि उनको कोई ऐसा नेता बने कि नेता नहीं उनका वो बेटा हो, कि कम से कम वो उसको उससे बात कर सके, उस तक पहुँच सके, उनकी समस्या सुने। ये ना हो कि वो चुनाव जीतने के बाद वो लोग अपना एक एसी कमरे में अपना बैठ जाते हैं, उसके बाद वो जनता से मिलने तक के लिए राज़ी नहीं होते हैं। और मेरा तो मत ये है कि इसमें एक जितने भी नेता हैं उनको एक जनसभा, एक रोज़ एक दरबार लगाना चाहिए जनता का। ये आज के टाइम में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्तर पे तो ये हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे जैसे गाजियाबाद वगैरह इस स्तर पे, ये सब चीज़ें नहीं होती। जनता का दरबार लगना चाहिए जिसमें डीएम और सब लोग उपस्थित हों। कम से कम 1-2 घंटे का समय ऐसा हो ताकि जनता की सुनवाई हो सके। तो हमारी तो इसी विचारधारा को लेके है कि हम अभी भी ऐसा काम कर रहे हैं और कल अगर हम सत्ता में आते हैं, तो हम अवश्य ही फिर हम इससे ज़्यादा ही काम करेंगे। क्या लगता है जिस किसकी तरीके घोषणा कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आज घोषणा है हमारा हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष हमारी गाजियाबाद की जो जिले की जो टीम है उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं, तो उसकी घोषणा करने के लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो आज जो हमारे नए जिला अध्यक्ष हैं, वो देवपाल चौधरी हैं, अभिवक्ता हैं वो जिले जिले कोर्ट में और हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में। तो अभी आज उन्हीं की घोषणा की है। क्या लगता है जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मच रहा है तमाम तरह की पार्टी के बैनर तले कभी जंतर मंतर पे या चौक चौराहे पे कोई धरना प्रदर्शन या इस तरीके की आवाज उठाएगी? देखिए, आवाज़ तो हमने हमेशा उठाई, मैं हर आंदोलन में गया हूँ। अभी आप बात करो तो छोटे से लेके कूड़े से उठाने के लेके आंदोलन से लेके जनसंख्या कानून हो या किसी भी तरह के कोई भी आंदोलन हो, जहाँ पे लोगों की समस्याएँ हो, हमारी पार्टी के लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं इन चीज़ों को लेके। और हमारा तो मुख्य यही है कि अगर कहीं भी कोई आंदोलन हो रहा है, तो आखिर आंदोलन क्यों हो रहा है? और हम पूरे सहभागी उसमें रहते हैं और आने वाले समय में हम लोग खुद भी अपने कुछ आंदोलन ऐसे करेंगे ताकि लोगों को जागरूक कर सकें उनके हक के लिए। इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ और बात कहना चाहते हैं देश और दुनिया के सामने हमारे चैनल के माध्यम से तो वो भी बोल सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आज जो हमने बनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो नियुक्त कर लिए गए देवपाल चौधरी। और उसके अलावा दुनिया और देश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जनता है, वो खाली हम एक कुएँ के मेंढक ना रहे। ठीक है? आज के समय में क्या होता है कि आपको ये खबर ही नहीं होती कि बाहर देशों में चल क्या रहा है। आज के फेसबुक पे या व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी और ये सब जो बन चुकी है फेसबुक यूनिवर्सिटी, इस पे ना जाए, गूगल करे और चेक करे वाक़ई में कि देश की स्थिति है क्या? हम कितने नंबर पे आते हैं, कौन से स्थान पे हम विकास में हैं, कौन से कितनी हमारी ग्रोथ हो रही है, कितना हमारे ऊपर कर्ज है। ये सब चीज़ें जाइए, गूगल पे आपको सब कुछ व्यवस्था मिल जाएगी। सारी जानकारी आपको वहाँ उपलब्ध होती है और वो देखिए तब आप आकलन कीजिए, तब आप बराबर वाले देशों से और देशों से आप अपनी बराबरी करके देखें कि वाक़ई में हम कितने पीछे हैं और हमें क्या-क्या कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, जितने इस देश में साधन है। तो हम अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका क्या कारण है, ये सोचें और किसी ना ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो प्रत्याशी ऐसा बनाए जो नेता ना हो, आपका बेटा हो।
अच्छा, अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, चुनाव के विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ वोट की चोट के लिए? देखिए 2024 का चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के लिए अ, अभी हमने किसी पार्टी को हमारा पूरी तरह समर्थन नहीं है, और हम लोगों ने के प्रत्याशी भी अभी 2024 में नहीं उतारे गए हैं। तो किसी पार्टी के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे विचार से तो किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, किसी ने कुछ काम किया ही नहीं है। यही एक कारण है कि आज हमें एक साधारण से व्यक्ति को आज मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी आज जीतते हैं, तो आप लोग वो प्रत्याशी चुने जो कि आपके लिए काम कर सके, जो आपकी जमीनी स्तर पे जो आपकी सुनवाई कर सके। आप खाली एक मुख्य चेहरा देख के ना चुने, एक जमीनी स्तर वाले व्यक्ति को चुने, ताकि जिस पे आप पहुंच सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अविनाश अग्रवाल जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अंकित गुप्ता जी से मेरी मीटिंग हुई। मुझे इनके विचार अच्छे लगे। इन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य मनोनीत किया है। बड़े स्तर पर तो सभी पार्टी जो है भ्रष्टाचार पे काम कर रही है, बोल रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने विरोधियों को समाप्त कर रहे हैं, वास्तव में काम नहीं कर रहे। जबकि आम आदमी पीड़ित है, चाहे आप आरटीओ ऑफिस में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, शिक्षा में चले जाओ, चिकित्सा में चले जाओ, बगैर व्यवस्था किए, मैनेज किए कोई काम नहीं हो रहा। तो हमें इसी पे काम करना है जिसपे आम आदमी पीड़ित है। आपने इस पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसा क्या लगा आपको इसमें विशेष? दूसरी विशेष पार्टियों ये से लगा हटके? कि मैं भी कई सालों से काम कर रहा हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं व्यवस्था पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे अंकित गुप्ता जी से मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे अच्छा ऐसा लगा कि वास्तव में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए इनके साथ जो एसोसिएट हुआ हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी आपकी चल रही है? मैं नगर निगम की समस्याओं पर मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ से हमें रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म हमने बनाया था कोरोना में, इमीडिएट गाजियाबाद करके, तो हमें मीटिंग वगैरह में वो बुलाते हैं, जो भी समस्या रखते हैं तो उनको वो समाधान। लोकसभा चुनाव चल रहा है, जी सभी पार्टी अपने अपने उसमें लगी है, जी। तो किस तरह का सांसद यहाँ होना चाहिए? वर्तमान में तो जो बड़ी पार्टियों ने खड़े करे हैं वो एक भी काम का नहीं है। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, मगर उन्होंने एक ढेले का काम नहीं किया। और उनको वोट ना दे के जो भी कोई बात करता है उनके विरोध की बात करता है। तो काम आदमी ऐसा चाहिए कि जो काम करे, जनता से मिले। हमारे जो है मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा सब जगह जाना संभव नहीं है, तो उन्होंने पहले ही बात काट दी कि साहब तो आपसे मिलने तो कोई आएगा नहीं, तो कोई मिलने नहीं आएगा तो हमने वोट क्यों? 10 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, सरकार भी है, जी, तो क्या गाजियाबाद में विकास हुआ? विकास होता तो राजनाथ सिंह क्यों भागते यहाँ से? क्या करके गए? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब, राजनाथ सिंह ने कहा कि साहब मुझे यहाँ से जो है चुन के भेजा गया, लेकिन उनकी उपलब्धि के बारे में वो दो शब्द भी नहीं कह सकते। गाजियाबाद में आप चले जाइए, आपको चलने की जगह नहीं है, सब जगह अतिक्रमण है, सारे जो है खड़ंजे अतिक्रमण है, कोई काम हो ही नहीं रहा। क्या क्या वादे किए थे जनता से उन्होंने जो पूरे नहीं हो पाए? देखिए पब्लिक हित का तो कोई काम हुआ नहीं भाई। आप भी गाजियाबाद में रहते हैं या आसपास रहते होंगे, तो जो है कोई रास्ता है ही नहीं जाने के लिए। आम आदमी को बुलेट ट्रेन से क्या मतलब है जब उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती। बुलेट ट्रेन मत चलाओ, गाड़ियां नहीं चलाओ, डब्बे बढ़ाओ। ठीक। आपका नाम क्या है? और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से खड़ा करने की कोशिश करूंगा। पार्टी की जो भी नीतियां हैं, मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी काम कर रही है? सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के हैं, स्वास्थ्य के हैं, रोजगार के हैं, साफ सफाई के हैं, इस तरीके की स्थितियों की और ज़्यादा बहुत सारे मुद्दे हैं जो शहर के हिसाब से तो सारे मुद्दों पे जो काम कर रहे हैं सारी। ठीक।